गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। तो भौतिक विज्ञान में अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी प्रतिदिन अपने घरों में शीशा, जैसे हम दर्पण कहते हैं, का प्रयोग करते हैं और हम लोग रोज उसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो जैसे ही हम दर्पण के सामने पहुंचते हैं तो उस दर्पण में हमारी आकृति ही हमें दिखाई देती है। तो हमारी जो आकृति दर्पण के अंदर दिखाई देती है, इसी को हम क्या कहेंगे? अपना प्रतिबिंब कहेंगे। यदि उस दर्पण के सामने हम कोई भी वस्तु रख दें तो उस वस्तु का हूबहू पूरा ही प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, या उस वस्तु की जैसी वह वस्तु है बिल्कुल समान आकृति उस दर्पण के अंदर दिखाई देती है। तो यह आकृति उस वस्तु की दर्पण में क्या है? प्रतिबिंब है, जैसे हम देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु, जैसे हमने बिंदु वस्तु लिखा है, पहले बिंदु, या जैसे हमने बिंदु वस्तु लिखा है, का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से या किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमने दर्पण के सामने मान लीजिए इस पेन को रखा या मार्कर को रखा, तो इस मार्कर से जो प्रकाश की किरणें हैं वह दर्पण के अंदर प्रवेश करेंगी और दर्पण के अंदर इसकी हमें समान आकृति दिखाई देगी। तो वह क्या है? इस पहली वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा, यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु या बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखोगे हम, यदि किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत भी हो तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें
या किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु तक आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की फोटो ली जा सकती है। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है? जैसा कि नाम लिखा है गोलीय दर्पण, मतलब सबसे पहले तो हम इसके लिए गोल आकृति बनाएंगे। ये हो गया गोल भाग। ये क्या है? कांच। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के एक खोखले गोले को लेकर उसमें से हम इसका कुछ भाग काट लेते हैं। हमने इतना भाग काटा और इस भाग को हमने अलग कर लिया, ये हो गया कटा हुआ भाग। तो हम क्या करेंगे, ये कांच का खोखला भाग है और ये क्या है? पारदर्शी है, मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दीजिए। क्या है? ये पॉलिश कर रहे हैं, ये हो गई लेड ऑक्साइड की पॉलिश। ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड। इस लेड ऑक्साइड की पॉलिश करने के बाद जो कांच का पारदर्शी भाग था, अब यह क्या बन गया? दर्पण। मतलब कांच के खोखले भाग पर जो पारदर्शी है, यदि एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए लेड ऑक्साइड की, तो अब यह क्या कहलाएगा? दर्पण। मतलब इसके उभरे हुए तल पर, इस उभरे भाग पर तो यहाँ पे हमने क्या कर दी? पॉलिश। और यहाँ से यह क्या है? अंदर तरफ से परावर्तक। मतलब यदि इसके हम अंदर वाले भाग से देखें तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन बाहर वाले उभरे हुए भाग पे इसमें क्या हो गई है? पॉलिश हो गई है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? कांच के किसी खोखले पारदर्शी गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरा भाग परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है एवं दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो ये जो मैंने चित्र बना रखा है, यह है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिनमें अंदर वाला तल परावर्तक होता है, या वे दर्पण जिनमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के भीतरी भाग से जिसमें परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण के बारे में। यह है उत्तल दर्पण का चित्र, ये हम पॉलिश कर रहे हैं इसको। M1 M2 से लिखेंगे, M1 M2। यह है उत्तल दर्पण। इसमें हमने क्या किया? दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी और उभरा हुआ भाग परावर्तक रहने दिया। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस उभरे हुए भाग से टकराएगी और इससे टकराने के बाद क्या होगा? वापस लौट जाएगी, परावर्तित होकर लौट जाएगी। इसमें किरण कहाँ पे टकराएगी? दबे हुए भाग से टकराएगी और मुड़कर वापस लौटेगी। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है? वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे तल से परावर्तन।
इसमें दबे हुए तल से परावर्तन, दबे हुए तल से परावर्तन। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग, कांच के किसी खोखले गोले से काटा गया, गोलीय दर्पण क्या है? कांच के किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश हो और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और इन दर्पणों में क्या होता है? यह पारदर्शी कांच का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं, तो यह कांच का पारदर्शी भाग दर्पण का रूप ले लेता है। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। अभी तक हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब पढ़ा। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक दर्पण का चित्र बनाएंगे। अब यह किस प्रकार का दर्पण है? इसके हमने उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दी, उभरे हुए तल पे पॉलिश, यह हो गई उभरे हुए तल पे पॉलिश। अब उभरे हुए तल पे पॉलिश होने के बाद जितना भाग काटा गया है उसे हम M1 M2 के द्वारा निरूपित कर देंगे। तो यह पूरा भाग क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। तो इस चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। तो दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग, किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसमें एक और पॉलिश और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन हो, वह पूरा भाग दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब हम जानेंगे ध्रुव के बारे में। ये बिंदु है P, जिसे हम कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल। तो P बिंदु, P क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव की परिभाषा क्या है? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से लिखते हैं, पोल बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे जो दर्पण के ध्रुव से मिलेगी और इस पे एक बिंदु लेंगे C, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र यह उस गोले का केंद्र है जिससे दर्पण को काटा गया है। यदि हम किसी गोले से एक दर्पण को काटें, यह गोला है, इस गोले में से हमने इतना भाग दर्पण का काट लिया, ये वाला भाग काट लिया, तो इस गोले का जो केंद्र है वह क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ये क्या होगा? इसका ध्रुव। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है? उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण को काटा गया है वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और हम इसे R से निरूपित करते हैं। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे C से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र
उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण को काटा गया है क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम जानेंगे फोकस के बारे में। तो फोकस क्या होता है? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C का मध्य बिंदु ही दर्पण का फोकस होता है, फोकस। और यह है स्मॉल f जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। और दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। अब हम जानेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। तो मुख्य अक्ष जो यह सीधी रेखा खींची गई है जो C और ध्रुव P और F से होकर जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम PC द्वारा लिखा दें। अभी हमने उत्तल और अवतल दर्पणों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दर्पणों पे प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो प्रतिबिंब खींचने के नियम, तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण या रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब हम चित्र बनाएंगे। यह दर्पण कौन सा है? M1 M2, ये हो गया है दर्पण का द्वारा। यह है मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण का चित्र। यह है उत्तल दर्पण का चित्र। जे ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। उत्तल दर्पण में M1 M2 जिस पृष्ठ पे पॉलिश होती है अंदर वाले पृष्ठ की ओर ही फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं। यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो पहले हमने नियम लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, तो हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे। जी गई मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराई और दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और ये फोकस से होकर निकल गई। तो यहाँ पे क्या होगा? किरण जाएगी, यहाँ पे टकराएगी और क्या हो जाएगा? टकराने के बाद बिंदु A से परावर्तित होकर ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन सामने से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरण कहाँ से? बिंदु F से होकर आ रही है। मतलब किरण बिंदु A पर टकराई और टकरा कर लौट गई। लेकिन ऊपर से यदि हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरण फोकस से होकर आ रही है। तो यह आभासी की कंडीशन है और यह वास्तविक की स्थितियां हैं। तो
प्रतिबिंब खींचने का पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण M1 M2। यह है मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। क्या लिखा है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दी गई। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से टकराई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। अब हम बनाएंगे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। M1 M2, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। हमने देखिए क्या लिखा है? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण। तो हम यहाँ पे बनाएंगे मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण। तो मान लीजिए ये किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है। देखिए आगे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है। तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे टकराई और ये इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ गई। तो ये उत्तल दर्पण के लिए बन गया प्रतिबिंब खींचने का नियम। उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समान नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। और ध्रुव क्या है? दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। फोकस क्या है? दर्पण की वक्रता केंद्र C और ध्रुव P का मध्य बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। और वक्रता केंद्र यह उस गोले का केंद्र है जिससे हमने दर्पण को काटा है। वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। जे M1 M2 द्वारक, जे हो गया दर्पण का ध्रुव P, जे हमने खींच दी मुख्य अक्ष, जे फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण
जे जा रही वक्रता केंद्र से किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण की ओर गई, बिंदु ए से टकराई और बिंदु ए से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब हम उत्तल दर्पण के लिए चित्र बनाएंगे। जे हो रही है दर्पण के एक पृष्ठ पे पॉलिश, M1 M2 दर्पण का द्वारा, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो हमने क्या लिखा? वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, तो हम किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र की ओर, जे जा रही है वक्रता केंद्र की ओर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण में बिंदु ए पर यहाँ टकराई और टकराने के बाद यहीं से वापस लौट गई। लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो यह किरण हमें दर्पण के अंदर से आती हुई प्रतीत हो रही। तो ऐसे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यह किरण हमें कहाँ पे? बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होगी। तो वक्रता केंद्र, तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। यह उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं इसे हमने डॉट डॉट से लिखा है और यह हमने सीधी लाइन खींच दी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पृष्ठ पे यहाँ पे पॉलिश है, मतलब इसके आर पार की कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। किरण यहाँ तक आई, बिंदु ए तक यहाँ टकराई परावर्तक पृष्ठ पे, यहीं से लौट गए। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यह किरण अंदर से कहीं से आ रही है, तो इसलिए यह क्या है? इसका आभासी मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? आभासी की स्थिति। और यह क्या है? वास्तविक की स्थिति कहलाएगी, वास्तविक की स्थिति। तो दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पणों के प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होंगे और अवतल दर्पणों के अधिकतर प्रतिबिंब हमें कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक। लेकिन इसमें क्या होता है? जब कोई वस्तु इनके बीच में रख दी जाती है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, तब इसका हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अन्य सभी स्थितियों में हमें इनके भी वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त होंगे। और आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे, ताकि आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी अभी से तैयारी हो सके। और जो दिया गया होमवर्क है उसे नियमित समय पर कर रहे होंगे। धन्यवाद।